मैंने रेजोनेंस वगैरह भी डिस्कस हुआ था, बैंडविड्थ, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, और कुछ एमसीक्यूज भी ट्राई कराए थे। ठीक। तो जैसे मैंने कहा था, रेजोनेंस जो एसी सर्किट है उसका थियरी कंप्लीट हो गया था, बाकी एमसीक्यू इस बार आपको करना है ज्यादा करके, जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। एसी सर्किट्स या ईएमआई में कोई एमसीक्यू डाउट है क्या, जो आपने इस वीक प्रैक्टिस किया है? कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो। Is there any doubt in the EMI and AC circuit MCQs? कुछ है टॉपिक में डाउट? या एनीवन? नहीं ना? ठीक है, जैसे मालूम था। ठीक है, हाँ, लगता है बहुत नहीं प्रैक्टिस सर, की है। है तो रीड करो क्वेश्चन फिर। अभी है क्या, सामने है कि बाद में पूछोगे? जैसे बोलो। अभी क्वेश्चन रेडी है क्या? सर बाद में। ठीक है सर स्टूडेंट, एक काम करो, सुनो, एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपका एसी सर्किट्स के डाउट्स क्लियर करता हूँ मैं, आप प्लीज तब तक रेडी करके रखो डाउट्स। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो निकलेंगे भी नहीं, वो भी अच्छी बात है आपके लिए, ना टेंशन ही नहीं रहेगा। फिर प्रैक्टिस करोगे तो निकलेंगे डाउट्स, वो भी होता है। तो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट्स निकल रहे हैं, तो अगले लेक्चर में लेके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं पूछा तो उसके बाद मैं भी नहीं पूछूंगा फिर, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर तक। हाँ बोलो बोलो। सर एक छोटा डाउट है सर, छोटा है तो बोलो। एंटी रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? एंटी रेजोनेंस? हाँ, एंटी रेजोनेंस सर्किट। ओके, सिलेबस में नहीं है बेटा, एंटी रेजोनेंस तक नहीं जाना है आपको। कहाँ भी कौन से बुक से क्वेश्चन मिलाइए? एमसीक्यू में क्वेश्चन था, द आईवी कर्व फॉर एंटी रेजोनेंस सर्किट इज। एंटी रेजोनेंस एक्चुअली में ऐसी नाम की चीज तो होती नहीं है। पहले तो एंटी रेजोनेंस अगर होती भी है तो आपके सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है, एंटी रेजोनेंस वगैरह। ओके सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है। किसी को कोई और डाउट्स है क्या? छोटा सा डाउट्स है तो पूछ सकते हो अभी। नथिंग? ठीक है, तो अगले लेक्चर तक जैसे मैंने बताया, प्लीज अगले लेक्चर तक करके लाओ डाउट्स। अगर आ रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लो, ठीक है? आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, एक बार अगर ये एसी सर्किट चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, इसके साथ हमारा एक ब्रांच कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके जो ब्रांच है वो फिनिश हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सब चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ईएमआई और एसी सर्किट्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। इट इज फिनिश्ड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, टुडे विल गो फॉर द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर्स आते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आते हैं, उसमें पहला पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बाद वो चैप्टर्स भी आएंगे, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें वो सब रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ाया था। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, और बाद में वो भी आएंगे सेमी कंडक्टर्स वगैरह, जो 11th स्टैंडर्ड में आते हैं। ठीक है, तो पहले ये है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सी, अब इस चैप्टर में जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मेनली इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर क्यों पढ़ना चाहिए इस चैप्टर में? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसमें जो लाइट होती है, लाइट को हम लोग वेव मानते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर इस इफेक्ट में दिखता है।
This effect is based on the particle nature of the light. लाइट को वेव नेचर भी है, लेकिन पार्टिकल नेचर इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिखता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. आपको याद होगा ये नेम, डी ब्रॉगली, याद है? डी ब्रॉगली ने ही सबसे पहले बताया था क्या कि ड्यूअल नेचर होता है हर चीज को. डी ब्रॉगली ने कहा था कि हर चीज को ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन को भी है, लाइट को भी है, सबको ड्यूअल नेचर है. लास्ट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. ये टॉपिक्स ध्यान से एक मिनट नाम देख लो. याद आ रहे हैं ये कि एकदम बिल्कुल गॉन है और कुछ भी याद नहीं आ रहा है? कुछ ये नाम सुने हुए लग रहे हैं? किया है डिस्कस हमने क्लास में ये कि नहीं? यस सर. यस सर, याद है. यस सर. डिस्कस किया होगा श्योर. तो आज के लेक्चर में ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू, एक एमसीक्यू तो पक्का आता है इस टॉपिक में से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले. ये देखो स्क्रीन पे, ये सपोज एक मेटल है, इट्स अ मेटल पीस. इसके ऊपर जब लाइट गिरती है, देखो ऐसे लाइट आ रही है सपोज, लाइट गिर रही है, तो ऐसा देखा जाता है कि जब कोई सूटेबल लाइट इसके ऊपर गिरती है, सूटेबल वेवलेंथ और सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब लाइट गिरती है इसके ऊपर, ऐसा देखा जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. लाइट गिरने पर इंसिडेंट क्या हो रहा है, लाइट हो रही है, और निकलते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. आपको मालूम है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं जब लाइट गिरती है. तो ये जो फिनोमेना आपके सामने है ना, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, आज हम लोग थोड़ा मतलब मैं ये जो आज टीच कर रहा हूँ उसका थोड़ा पैटर्न वापस चेंज करते हैं. जो भी मुझे एक्सप्लेन करना है ना, एक्चुअली वॉट एवर आई फील कि आज मुझे एक्सप्लेन करना है, वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है एक नोटबुक में, तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ. यू रीड दैट. जो पॉइंट नहीं क्लियर होगी आप पूछेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा फिर. ठीक है, सी सो डू वन थिंग. ये आपका देखो चैप्टर का नेम है. ठीक है, आप ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक बार अच्छे से पढ़ लो, रीड इट केयरफुली. इसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही है एंड यू वांट अगेन एक्सप्लेनेशन, प्लीज टेल मी दैट. ठीक है, ऐसी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रही है? ये तीनों पॉइंट शायद नहीं समझ में आ रही होंगी. हाँ सर. तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला. क्योंकि थर्ड वाला तो आपको मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लिखा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, ध्यान से सुनो. देखो अगर किसी मेटल के ऊपर, अगर आप सपोज मेटल के ऊपर लाइट गिराते हो, लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये आपको मालूम है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन अगर किसी मेटल को हीट अप किया ना, हीट किया तो भी तो मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो ना मेटल को. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हीट करने पे, गर्म करने पे मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं. तो अगर हीटिंग करने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं. थर्मियोनिक एमिशन मतलब हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. ये जब आप हीट करोगे तो मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग. तो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके द इलेक्ट्रॉन मे कम आउट ऑफ द सरफेस. ऐसा हर मेटल के साथ नहीं होता है, बट देयर आर सर्टेन मेटल्स जिसमें ऐसा हो सकता है कि सिंपली हीट करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके. देखो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है अच्छे से तो आपको याद होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ध्यान से सुनो, कोई चार्ज पार्टिकल है, अमन कुमार एक मिनट में आपका डाउट बाद में क्लियर करता हूँ, हाँ पहले सुन लो. तो हाँ, फील्ड एमिशन क्या होता है कि सपोज आपने कोई एक चार्ज पार्टिकल लिया, लेट्स से चार्ज पार्टिकल इज क्यू,
उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रख दिया, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, याद है? तो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो सिमिलरली अगर आपने क्या किया, एक मेटल को, टेक अ मेटल, मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी फोर्स लगेगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं मेटल में से। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ द मेटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्सर्ट फोर्स ऑन देम, तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर आ गए। हाँ। अब शायद अमन कुमार एक डाउट पूछ रहा है कि सर ये जो थर्मियोनिक एमिशन है, मतलब जो हीट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल? सी, जितना मुझे पता है, एक एग्जाम्पल मुझे मालूम है, बेरम ऑक्साइड होता है। बेरम ऑक्साइड, बेरम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो पाउडर फॉर्म में आता है, यूजुअली इन पाउडर फॉर्म, बेरम ऑक्साइड्स। अगर बेरम ऑक्साइड का पाउडर है ना, उसको हीट अप करने पे इट स्टार्ट रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मतलब मुझे कैसे मालूम पड़ा ये, आपके जो फिजिक्स में ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं फिजिक्स में। उनमें ऐसे बोला जाता है कि किसी फिलामेंट के ऊपर बेरम ऑक्साइड की कोटिंग लगाई जाती है। ठीक है, फिलामेंट, उसके ऊपर बेरम ऑक्साइड की कोटिंग लगाई जाती है, उस फिलामेंट में से करंट पास किया जाता है। तो करंट से क्या होगा, फिलामेंट गर्म हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद बेरम ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। तो एक एग्जाम्पल मुझे मालूम है, बेरम ऑक्साइड, उसको हीट करने पे इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा इजीली। ठीक है, चलो, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, हाँ, ये एक बार रीड करो प्लीज, रीड द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट रीडेबल है ना, कि इसको थोड़ा और ऊपर करूं, मैग्नीफाई करना है? नहीं सर। सर थोड़ा मैग्नीफाई करो ना। ठीक है, रीड कर लो एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिले तो वो लिख भी लो अपने नोटबुक में लिख लो, जो चीज आपको नहीं लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है। ओके, और कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें देखो एक नया टर्म आ रहा है, वर्क फंक्शन। याद है वर्क फंक्शन क्या है? लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से बाहर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए सबसे कम जो एनर्जी देनी पड़ेगी, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको मिनिमम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, कम से कम एनर्जी जो देनी पड़ेगी जस्ट निकालने के लिए, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। या कोई डाउट है इसमें? जल्दी बोलो। एनी डाउट? नथिंग? कोई डाउट नहीं है? सर 2 मिनट रुको, हाँ, 2 मिनट जरा रुको ना प्लीज। 2 मिनट रुको। अच्छा, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मतलब ये सब क्लियर है ना आपको? ये वन ऑन वन फिनोमेना है, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, वो सब क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो, ये क्या है, देखो, इट्स अ लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच आई एम शोइंग यू, इट वाज डन बाय लेनार्ड्स। ठीक है, लेकिन ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इट इज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वर्ल्ड में सबसे पहली बार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ये एक्सपेरिमेंट में दिखा था। इट्स अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा समझा देता हूं मैं। ये देखो,
सी यहाँ पे जो ये ट्यूब दिख रहा है, ये ग्लास का एक ट्यूब है। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर ये जो सी लिखा है, सी मतलब कैथोड। अभी कैथोड क्या होता है, ये मेटल है, इट्स अ मेटल सरफेस विच इज कैथोड। दिस ए मींस एनोड, इट इज आल्सो मेटल सरफेस। अभी जो कैथोड है ना, इसके ऊपर देखो लाइट गिर रही है बाहर से। जो लाइट है वो ग्लास ट्यूब के अंदर आएगी और गिरेगी। तो एक सूटेबल लाइट जब गिरेगी कैथोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से। अब इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन इजीली रीचेस टू एनोड, एनोड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुझे एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहिए, राइट? वी शुड मेक एनोड पॉजिटिव ना। तो देखो एनोड को पॉजिटिव करने के लिए ये देखो ऐसा है, ये एनोड, ये देखो यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो मैंने अरेंजमेंट की है ना यहाँ पे, ये देखो ये थोड़ी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, रियोस्टेट बैटरी। विद दिस अरेंजमेंट क्या होता है, जो ये एनोड है ना, एनोड इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। एनोड इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, ठीक है? और ये जो कैथोड है ना, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है? अब देखो एनोड को पॉजिटिव से कनेक्टेड है, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्टेड है, बस उतना याद रखो। अब एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे, एनोड उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनता है, द करंट which is formed because of the flow of electrons, these electrons, उस करंट को फोटो करंट कहते हैं, फोटो करंट। उसको मेजर करने के लिए ये यहाँ पे मैंने एक सेंसिटिव एमीटर लगा के रखा है, वेरी सेंसिटिव एमीटर। अब ये रियोस्टेट का क्या पर्पस है, विथ द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग रियोस्टेट। नेक्स्ट, यहां पर मैंने आपको बताया कि जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। एनोड कैन बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड कैन बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, उल्टा भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ बीच में ना कीज होती है, कम्यूटेटर कीज कहते हैं, कम्यूटेटिंग कीज, बीच में कीज होती है जो मैंने ड्रॉ नहीं की है। विद द हेल्प ऑफ दोस कीज एनोड और कैथोड को रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग एनोड पे नेगेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, तो एनोड पे पॉजिटिव भी कनेक्टेड हो सकता है, एनोड पे नेगेटिव भी कनेक्टेड हो सकता है। अब देखो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड ने ना कुछ ग्राफ प्लॉट किए, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से जो उसको रीडिंग्स मिला, एक्सपेरिमेंट में से जो रीडिंग मिली, यूजिंग द रीडिंग उसने 4 ग्राफ प्लॉट किए थे। देयर आर 4 बेसिकली ग्राफ्स, ठीक है? एक एक करके हम लोग ग्राफ देखेंगे। ये देखो ये चारों ग्राफ आपके सामने हैं, सर एक बार देख लो। एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करो ना सर। क्या बोल रहे हो? सर एक बार एक्सपेरिमेंट वापस बताओ ना, थोड़ा सा समझा नहीं सर। क्यों, अभी बताया जो, क्या नहीं समझा उसमें? सर वो थोड़ा आपने पहले वो कैथोड एनोड कहाँ कनेक्ट किया सर, वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया। देखो ये जो एनोड और कैथोड है ना, दोनों मेटल की प्लेट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है कैथोड एनोड में, बोथ आर मेटलिक प्लेट्स। एनोड वो है जिसपे लाइट नहीं गिरती है, जिसपे लाइट गिरती है वो कैथोड होता है, ठीक है? उसको कैथोड बोला जाता है। अब देखो एनोड और कैथोड में से क्या होता है, एनोड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ये देखो ऐसे कुछ इस अरेंजमेंट से पॉजिटिव से जुड़ा होता है, और ये कैथोड है ना वो डायरेक्टली देखो अब नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है? तो कैथोड यहाँ पे कनेक्टेड है और एनोड यहाँ पे कनेक्टेड होता है ऐसे, दिस। तो ये जो एनोड और कैथोड में से आप ऐसे देख सकते हो कि एनोड पॉजिटिवली कनेक्टेड है और जो कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। लेकिन मैंने बोला ये इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अरेंजमेंट होती है इसमें कि एनोड जो है, एनोड मे बी गिवन अ नेगेटिव वोल्टेज एंड कैथोड मे बी गिवन अ पॉजिटिव वोल्टेज, ऐसा भी कर सकते हैं।
सोचो अगर आपने ऐसे सोचो कि अगर आपने एनोड को नेगेटिव कर दिया, लेट्स से दिस एनोड कनेक्टेड विद नेगेटिव, तो पता है क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा. तो इफ यू वांट टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, एनोड मस्ट बी कनेक्टेड विद नेगेटिव. बट इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एनोड, एनोड मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चाहिए ना, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए नेगेटिव चाहिए. फिर क्लियर है थोड़ा बहुत, अभी समझा? अब स्टूडेंट ये आंसर देखो, ये 4 ग्राफ्स है. मेरी एक सजेशन रहेगी, आप एक एक करके पहले ये 2 ग्राफ देखो, इन ग्राफ्स को अच्छे से देखो. अब इसमें आपको क्या चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप बोलो तो मैं वो इसका एक्सप्लेन कर दूंगा. सर सेकंड वाला ग्राफ एक्सप्लेन करो प्लीज. फर्स्ट वाला नहीं ना? नो सर. फर्स्ट वाला इजी लग रहा है ना, करंट है, इंटेंसिटी है, तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों बढ़ रहे हैं. फर्स्ट वाले में ये रिलेशन है. आकांक्षा है सेइंग कि सर सारे ग्राफ एक एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. चलेगा, ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है. सी, ये देखो, सपोज ये आपका वो एक्सपेरिमेंट है, इस पे से लाइट गिरती है ना, ऐसे आके यहां से लाइट गिर रही है, ये वाली. देखो लाइट जो है ना, लाइट में ऐसी 2 प्रॉपर्टीज होती है जिनको चेंज किया जा सकता है. लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, जिनको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं. देखो, जब आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो ना, तो लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती है. इमेजिन करो आपके पास एक लाइट का सोर्स है, उसकी ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी, तो आपको दिखता है ना, हाँ ब्राइटनेस बढ़ गई. जब ब्राइटनेस बढ़ती है ना, आपको ब्रेन को सेंस भी होता है कि हाँ ब्राइटनेस बढ़ गया. ब्राइटनेस बढ़ना मतलब एक्चुअली इंटेंसिटी बढ़ना होता है. और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे या कम भी किया जा सकता है. फ्रीक्वेंसी चेंज करने में कलर चेंज हो जाता है. तो जो लाइट का मैं कलर ही चेंज कर दिया, तो भी आपको ब्रेन को सेंस हो जाएगा कि हाँ ये कलर चेंज हुआ है. जब कलर चेंज होता है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है. ब्राइटनेस चेंज होती है मतलब लाइट इंटेंसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, अब देखो होता क्या है कि सपोज ये जो लाइट ऐसे गिर रही है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन से आगे जाके आपको याद होगा करंट बनता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं फोटो करंट. तो लेनार्ड ने क्या देखा कि जब ये लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो इसने देखा कि जो करंट है ना, करंट भी इंक्रीज हुआ. अब एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ जो करंट इंक्रीज हुआ, वो उसको नहीं मालूम था. लेनार्ड ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ही जस्ट ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय लेनार्ड, एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. ठीक है, तो हम लोग फिलहाल एक्सप्लेनेशन पार्ट पे नहीं है, खाली ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझो. लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे करंट जो मिल रहा था वो भी इंक्रीज हुआ. लाइट का इंटेंसिटी आपने 0 कर दिया तो करंट भी 0 हो गया. लाइट का इंटेंसिटी आपने डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया. लाइट का इंटेंसिटी ट्रिपल कर दिया, करंट भी ट्रिपल हो गया. अगर ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि इंटेंसिटी एंड करंट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. यहां पर देखो, सपोज मैंने करंट प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी प्लॉट किया, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहे थे ऐसे. Intensity and the current were direct proportion, like this. Graph was obtained. ठीक है, तो मतलब current completely was depending on intensity. ठीक, इसका explanation हम लोग बाद में देखेंगे कैसा होता है, how it is explained. लेकिन ये observation पहले समझो. I think first graph clear है. चलो second graph start करता हूं मैं. सेकेंड ग्राफ में भी देखो, जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे हमने करंट को ही प्लॉट किया. ये देखो इधर करंट है ना y एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी y एक्सिस पे वही सेम चीज है, फोटो करंट. x एक्सिस पे हम लोग चेंज करेंगे. x एक्सिस पे वी विल प्लॉट द एनोड पोटेंशियल. एनोड पोटेंशियल आपको याद होगा, जो ये एनोड है इसको एनोड बोल दें. इधर एनोड को पॉजिटिव भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनोड को हम लोग नेगेटिव भी रख सकते हैं. ठीक है, तो जब आप एनोड को पॉजिटिव करोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, अगर एनोड पॉजिटिव है तो वो इधर आएगा.
पोटेंशियल। और अगर एनोड नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड अगर नेगेटिव है तो उसको इधर आएगा, ठीक है। हाँ, और अगर सपोज आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ही नहीं है, एनोड कैथोड दोनों न्यूट्रल है, नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, तो इधर जीरो होगा, ठीक है। एक बार बताओ, सपोज आपने जीरो से स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने 0 वोल्टेज लगाया है, 0 वोल्ट हैज बीन अप्लाइड ऑन द एनोड, 0 वोल्ट, तो भी पता है क्या होता है, तो भी करंट मिलता है। क्योंकि देखो अगर आपने 0 वोल्टेज भी लगाया है तो भी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना विच आर कमिंग आउट ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचते हैं और वो अपना सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। इवन दो इफ यू अप्लाई 0 वोल्टेज, देन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटल, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो करंट बनाते हैं। तो ये देखो 0 वोल्टेज भी लगाया ना तो भी करंट मिलता है, इतना सपोज करंट मिला, दिस मच करंट यू विल गेट। उसके बाद सोचो मैंने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीड से आएंगे, ज्यादा स्पीड से आएंगे, थोड़ा ज्यादा चार्ज मिलेगा आपको पर सेकेंड। जैसे आप एनोड को पॉजिटिव करोगे ना, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम विथ स्पीड, ज्यादा स्पीड से आएंगे, उससे क्या चार्ज जल्दी पास होगा, चार्ज बढ़ेगा, करंट बढ़ता है, ऐसा ग्राफ है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे। तो व्हेन यू अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज, स्लाइटली द ग्राफ इंक्रीज्ड, मतलब करंट इंक्रीज हुआ, लेकिन बाद में वो कांस्टेंट हो गया। ये जब आप ग्राफ प्लॉटिंग चल रही है ना आपकी, आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द पोटेंशियल एंड ऑब्जर्विंग द करंट, राइट। तो क्योंकि आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, आपको इंटेंसिटी को चेंज नहीं करना चाहिए। सपोज इंटेंसिटी I1 है, I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट रखा है। I1 इज द इंटेंसिटी, उसको क्या रखा है, कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के आई एम चेंजिंग द वोल्टेज एंड आई एम ऑब्जर्विंग द करंट, ठीक है। हाँ, अब बताओ अगर हम लोग ये नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज लगाने पे क्या होगा, अगर इधर नेगेटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स को पता है यहाँ पहुंचने में डिफिकल्टी होगी। तो क्या लगता है, करंट विल डिक्रीज और इंक्रीज इफ यू अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज हियर ऑन दिस एनोड? Decrease. करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। Will decrease. हाँ, ये देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, देखो इधर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होते होते यहाँ पर आके पहुंच जीरो हो जाता है। जो चीज डिक्रीज होती है ना वो जीरो भी पहुंचती है कभी ना कभी। डिक्रीज होते होते करंट देखो यहाँ पे जीरो हो गया। तो ये जो वोल्टेज है, सी दिस मच, ये देखो इट इज अ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन द एनोड एट विच द करंट बिकम जीरो ना। इस वोल्टेज को याद है किसी को, क्या बोलते हैं उसको, एनीबॉडी, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? Retarding voltage. रिटार्डिंग पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस, डिनोटेड बाय दिस सिंबल VO। V0 है एक्चुअली, V0 मतलब करंट बिकम जीरो ऑन दिस। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये ग्राफ फिर से प्लॉट करूं, फिर से, तो भी सेम ही ग्राफ आएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं प्लॉट कर रहा हूं, मैंने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। लेट्स से अभी इंटेंसिटी I2 है, ये देखो I2 क्या है, लाइट की इंटेंसिटी है, I2 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको चेंज कर दिया, ऐसा ग्राफ आया। लगभग देखो सेम नेचर का है, लेकिन थोड़ा अलग है। फिर से मैंने लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया, नाउ आई एम मेकिंग I3, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया। इंटेंसिटी को मैं बढ़ा रहा हूं कि कम कर रहा हूं वो मैं नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं खाली बता रहा हूं चेंज किया, फिर से ऐसा ग्राफ मिला। देखो तो जैसे से आप लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर दो ना, यू गेट अ सिमिलर ग्राफ्स, बट ग्राफ ऐसे थोड़े चेंज होते रहते हैं। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब I1 इंटेंसिटी था ना, व्हेन इंटेंसिटी वाज I1 देयर वाज मोर करंट। जब इंटेंसिटी I2 बन गया, लाइट की इंटेंसिटी I2 हो गई, तो करंट थोड़ा कम मिल रहा है। और जब इंटेंसिटी I3 बन गई तो करंट और कम मिल रहा है। तो आप ऐसे पता चलता है I1, I2, I3 में से सबसे कम इंटेंसिटी कौन सी है, विच वन इज द लीस्ट इंटेंसिटी? I3. इस ग्राफ को देख के कोई भी बता सकता है कि सबसे कम इंटेंसिटी I3 होगी। लेकिन एक बात, इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हो I1, I2, I3, उससे देखो करंट भी डिक्रीज हो रहा है। I1 में ज्यादा करंट है, I2 में कम करंट है, I3 में सबसे कम करंट है, लेकिन तीनों के लिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है।
बराबर, तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। दैट मींस इससे हम लोग को कंक्लूजन निकलता है कि जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसपे करंट जीरो मिलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। समझा? थोड़ा ध्यान में रखो इसको। तो आई होप ये दो ग्राफ्स तो क्लियर हुए। देख लो अभी ये दोनों ग्राफ्स, पहले दो ग्राफ क्लियर है। तो एक बात, ये जो दोनों ग्राफ्स हैं इसमें आपको दिख रहा था मैंने इंटेंसिटी को डिस्कस किया है। इंटेंसिटी, इधर भी इंटेंसिटी चेंज की, इधर भी मैंने इंटेंसिटी I1 I2 I3 चेंज की। फ्रीक्वेंसी को फिलहाल चेंज नहीं किया है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ये देखो, लेट्स चेंज द फ्रीक्वेंसी। ये देखो, ये वापस देखो वही ग्राफ है। यहाँ पे मैंने प्लॉट किया करंट और एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया वही है, एनोड पोटेंशियली प्लॉट किया है, एनोड वोल्टेज, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, वही प्लॉट किया। सेम ग्राफ है, लेकिन अभी हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, इंटेंसिटी को नहीं चेंज किया है। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, ये चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, तो ऑलमोस्ट सेम नेचर का ग्राफ है। इस बार क्या हो रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी को नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो बाय कीपिंग वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई एम चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। देखो एक फ्रीक्वेंसी पे, लेट्स से फ्रीक्वेंसी ये है ν1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो -V1 जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है, नेगेटिव वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिल रहा है, V1 मिल रहा है। ν2 फ्रीक्वेंसी के लिए V2 मिल रहा है और ν3 फ्रीक्वेंसी के लिए V3 मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। द नेगेटिव वोल्टेज दैट वी अप्लाई ऑन द एनोड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं ना, वो किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे। आपको मगअप करने को नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट उसको जानने से पहले थोड़ा ध्यान में रखो इन चीजों को। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इंटेंसिटी पे। ये तीनों ग्राफ्स के लिए, यहाँ पे देखो 3 ग्राफ है, तीनों ग्राफ के लिए इंटेंसिटी एक ही रखी है मैंने, एक ही इंटेंसिटी रखी है, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। देखो जो ν3 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ν3 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। ν1 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे कम है। मतलब सिंपल है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ ठीक, लास्ट ग्राफ भी इसी के ऊपर है। लास्ट ग्राफ भी वापस वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अब आपको ये मालूम है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है अल्टीमेटली। ठीक है, लाइट जो गिर रही है ना, ये वाली लाइट, इसका जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लगाना पड़ेगा वो भी बढ़ता है, वही ग्राफ है। लेकिन इस ग्राफ में एक चीज और दिखती है कि ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये इस फ्रीक्वेंसी से, सपोज ये वाली फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के बाद ही देखो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले नहीं। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से अगर आपने थोड़ा पहले इस फ्रीक्वेंसी, ये देखो इससे भी कम फ्रीक्वेंसी आपने किया अरेंज, फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। ये फ्रीक्वेंसी को स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करती है। ये सीजियम मेटल के लिए सबसे कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पोटेशियम के लिए सबसे ज्यादा है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये जो है ना ग्राफ, इसका जो स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी h/e। अब ये कैसे आया स्लोप h/e, वो आपको मालूम है। अमन कुमार बोल रहे हैं कि डन सर हमको मालूम है ये सब, तो आपको मालूम होगा कि ये स्लोप h/e कैसे आया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप है ना वो h/e होता है। ठीक है,
अभी स्लोप की जगह कभी कभी वो ये जो y इंटरसेप्ट है ना, जो ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, वो भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट क्या होगा वो आप जज कर लेना, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। दे कैन आस्क यू दैट व्हाट विल बी इक्वल टू दिस नेगेटिव y इंटरसेप्ट, और स्लोप h बाई e है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स गो अहेड। अब देखो मैंने आपको ग्राफ तो समझा दिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड करता है करंट, या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है, वो सब एक्सप्लेनेशन नहीं था। एज आई टोल्ड यू, एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया, ध्यान से सुनो। ग्राफ में हमने जो भी चीजें ऑब्जर्व की ना इन अ ग्राफ, ग्राफ में हमने जो भी देखा उसको हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइट को वेव नेचर भी होता है, आपने वो चैप्टर किया है इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, उसमें लाइट को वेव माना जाता है। लाइट का जो वेव नेचर है ना, वेव को लेकर हम लोग ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन द ग्राफ यूजिंग वेव नेचर, बस इतना ध्यान रखो। इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर लिया। आइंस्टाइन ने अज्यूम किया कि लाइट क्या है, पार्टिकल से, ठीक है। अब लाइट पार्टिकल है ये सबसे पहले प्लैंक ने बताया था, मैक्स प्लैंक। देयर वाज वन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, उन्होंने बताया था कि लाइट को पार्टिकल नेचर भी होता है। तो प्लैंक की जो थियरी है उसी को आइंस्टाइन ने लिया और उससे उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये सारी जो फिनोमेना है ना, जो अभी हमने बताई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल अज्यूम करना पड़ता है लाइट को, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, लाइट को पार्टिकल अज्यूम करो कि लाइट पार्टिकल है। एनीबॉडी रिमेंबर्स उसमें से एक एक पार्टिकल को नाम क्या दिया जाता है? व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वन पार्टिकल प्रेजेंट इन द लाइट? व्हाट्स द नेम फॉर लाइट पार्टिकल? Photon. Photon. फोटोन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फोटॉन्स के बारे में बता देता हूँ। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटोन आर नॉट नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, फोटॉन्स आर न्यूट्रल। नेक्स्ट, फोटोन को रेस्ट मास नहीं होता है। फोटोन को मास नहीं होता है, वो भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा सही आप बोलो फोटोन को रेस्ट मास नहीं होता है। फोटोन डू नॉट हैव अ मास एक्चुअली। फोटोन बाकी क्या होते हैं, मास ही नहीं होता है उनको। हाउ दे आर पार्टिकल्स? फोटोन के पास एनर्जी होती है, दे आर द पार्टिकल्स विच कैरी एनर्जी बट दे डू नॉट हैव मास। फोटोन जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। जो भी लाइट की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब आप फोटोन को दे दो, ठीक है। अभी देखो, एक बार हमने फोटोन अज्यूम किया ना, ठीक है, तो मैंने फोटोन के बारे में क्या बताया कि फोटोन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, दे कंटेन एनर्जी। ये देखो पहले, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला hc/λ। कल इसको देखो, याद होगा ये फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज आल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला h × न्यू, याद है? द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला h × न्यू। न्यू को ऐसा लिख सकते हैं c/λ। यहां तक पहले समझो। तो जो फोटोन की एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, समझ रहे? जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन भी बढ़ता है, ठीक है। तो देखो, अब ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये आइंस्टाइन का जो मतलब एक्सप्लेनेशन है, उसी में से मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। ये देखो, जैसे आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स सबसे पहले बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। अब एक फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जब आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, उससे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स गेट इंक्रीज्ड। आप देखो, आप सोच के देखो, आपको राइट लगेगा। एक बात बताओ, जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाते हो, तो मतलब ज्यादा एनर्जी आपकी आंखों में एंटर करती है कि कम एनर्जी एंटर करने लगती है? ज्यादा एनर्जी एंटर करती है, बराबर। ज्यादा एनर्जी कैसे आ गई? ज्यादा फोटॉन्स आते हैं, एक एक फोटॉन में एनर्जी होती है, तो ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी। तो आइंस्टाइन ने ऐसे बोला कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि हम लोग फोटॉन्स को बढ़ाते हैं। ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था ना, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने ऐसे दिया।
इंटेंसिटी बढ़ाने से याद रखो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो जो आपने याद है पहले 2 ग्राफ देखे थे, फर्स्ट 2 ग्राफ दैट यू सी, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। लेकिन बात बताओ, सौरभ रजक बोल रहा है कि सर सोर्स के फोटॉन खत्म नहीं होते हैं क्या? ठीक है, चलो इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। सौरभ रजक, आपके घर में सपोज जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ट्यूबलाइट की इमेज दिख रही होगी, ये देखो स्क्रीन पे। हाँ सर। हाँ, तो जो ट्यूबलाइट है, ये सपोज एक नॉर्मल ट्यूबलाइट पता है 1000 घंटे तो चल जाती है, 1000 आवर्स आराम से ट्यूबलाइट जलती है, आप लगाते हो सालों साल चलती रहती है ट्यूबलाइट, तो 1000 घंटे सपोज चल रही है, इसके फोटॉन्स खत्म नहीं होते क्या? इसमें से जो लाइट निकलती है खत्म हो जाती है? क्या होता है सुनो, लाइट अल्टीमेटली एनर्जी है, बराबर ना, लाइट इज एक्चुअली में एनर्जी, फोटॉन्स भी एनर्जी है अल्टीमेटली। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होकर दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। लाइट खत्म हो जाएगी मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनती है। तो मतलब ऐसे मान लो कि फोटॉन्स कंटिन्यूसली बनते रहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से, तो कंटिन्यूसली बनते रहेंगे तो खत्म थोड़ी होंगे। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो अगर आपको ग्राफ्स याद है अच्छे से, ग्राफ में मैंने एक चीज और बताई थी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वो बताओ याद करके। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी और डज नॉट डिपेंड? नहीं डिपेंड नहीं करता है। नहीं करता, वो ग्राफ से आपको याद है। हाँ, उसको आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया? देखो आइंस्टाइन ने बोला, ये देखो स्क्रीन पे, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे ना तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एक एक फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज बट एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन विल नॉट इंक्रीज। तो अगर फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फोटॉन की जो एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी से बाहर आएंगे जितनी एनर्जी से वो पहले आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन अगर उतनी एनर्जी से बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए उतना ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा जितना पहले लगा रहे थे हम लोग। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। समझा? इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी से बाहर आएंगे। इफ दे आर कमिंग आउट विथ सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए जो वोल्टेज लगाना पड़ेगा इट हैज टू बी सेम वोल्टेज वी हैव टू अप्लाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। चलो ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को अगर हमने बढ़ाया तो उससे क्या होता है, आपको याद है ये फॉर्मूला याद है, E = h न्यू। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बराबर। इट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या बढ़ता है? फोटॉन की एनर्जी बढ़ती है, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग आउट की एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन और स्पीड से आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं, ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। ये आपको जो 4 ग्राफ्स थे उसमें जो लास्ट के 2 ग्राफ्स थे उसमें ये पॉइंट्स थी ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करेंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी को कम किया तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कम वेलोसिटी से आएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम देना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो एज यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस, बराबर। लेकिन एक बात बताओ, सपोज तुम फ्रीक्वेंसी को कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऐसे करते करते एक पॉइंट पे क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 हो गई। यू आर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी 0 हो गई।
एक बार बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी स्टॉप हो चुके हैं, तो उनको मैं क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊं? तो एज इज V बिकम जीरो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो बिकम जीरो। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद है? तो ये फोर्स ग्राफ जो है ना, ये दिख रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, दे आर नॉट मूविंग, इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल के बाहर आ रहे हैं और स्टॉप हो गए, नो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये वाली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। हाँ, तो ये चीज है, थोड़ा समझो, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी पॉइंट्स प्लीज आप रीड करो, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगी आप पूछो मेरे को, आई विल एक्सप्लेन। जो पॉइंट क्लियर नहीं है बोलो। सेकेंड पॉइंट, मतलब ये व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेड इलेक्ट्रॉन बिकम मोर देन डबल, ये ना? Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको चाहिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको अगर लग रहा है कि ये हाँ कुछ न्यू पॉइंट है आपके लिए तो लिख के ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। आपको न्यू लग रही है पॉइंट तो पहले नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन, या फोटो लेना है तो फोटो ले लो। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया जो भी करना है। ठीक है, अब इसमें जो डाउट है वो ये है कि सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल नहीं होती है, मोर देन डबल हो जाती है। ये देखो, इसको समझाना इजी है, यहाँ पे देखो। So if I talk about kinetic energy of the ejected electrons, kinetic energy is given by this formula, h nu minus work function. h nu minus work function gives you kinetic. देखो, अब इसको प्रूव करने के ना दो तीन मेथड्स हैं जो मैंने अभी बताया। एक मेथड है प्रॉपर सिस्टमैटिक मैथमेटिकल स्टेप्स करके, प्रॉपर स्टेप्स करके, लेकिन वो लेंथी स्टेप है। मैं थोड़ा शॉर्टकट और ट्रिक से बता देता हूँ। देखो, अज्यूम करो कि जो h है ना, h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। सपोज h की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ऐसे h की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते एक्चुअली, उसकी वैल्यू फिक्स है h की, जस्ट, लेकिन h एक कांस्टेंट है, उसकी फिक्स वैल्यू है, मैं उसको 10 मान लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी दिख रही है, फ्रीक्वेंसी ये भी सपोज 10 हर्ट्ज है, h भी 10 है, फ्रीक्वेंसी भी 10 है, तो ये h इंटू न्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वर्क फंक्शन जो है ना वो मेटल पे डिपेंड करता है। दिस फाई इज अ वर्क फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन मेटल। सपोज ये मैं ले लेता हूँ 20 ले लेता हूँ, 20 तो नहीं ले सकते, हाँ 20 ले लेते हैं, चलो। तो ये कितना हो गया? वर्क फंक्शन 20 ले लिया, 100 माइनस 20, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 80 आएगी। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर दूंगा। मुझे ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी। देखो h कितना रहेगा? h 10 का 10 ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी में डबल कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने 10 हर्ट्ज ली थी ना, यहाँ पे कितनी लूंगा मैं? 20 हर्ट्ज लूंगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे वर्क फंक्शन नहीं बढ़ता है, वर्क फंक्शन विल बी 20 ओनली। तो ये देखो, ये हो जाएगा
200 माइनस 20 ना, मतलब 180। देखो आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है 10 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को देखो, वो 80 से डबल होके 160 नहीं हो गई है, 180 हो गई है। क्या लगता है काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ है 80 से 160 तक, कि मोर देन डबल हुआ है एक्चुअली? More More than More than than double. more ये than double. सबसे सिंपल और सबसे मतलब टाइम सेविंग तरीका है प्रूव करने का। इसमें खाली गड़बड़ एक हुई है कि मैंने एच को 10 ले लिया है। अब बोलेंगे सर एच की वैल्यू 10 होती नहीं है, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, मानता हूं, लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट है ना, यहाँ पे मैंने भी कांस्टेंट वैल्यू ले ली है 10। इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसी से थोड़ा ध्यान में रखो। हुआ क्या है बताऊं एक्चुअली में, रियलिटी क्या है कि ये जो है ना, ये देखो ये वर्क फंक्शन, ये डबल नहीं हो रहा है। देखो अगर फ्रीक्वेंसी के डबल होने पे, जब फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना, ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म डबल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डबल करने पे ये टर्म डबल होता है, लेकिन ये टर्म डबल नहीं होता है, ये सेम का सेम ही रहता है। अगर ये टर्म भी डबल होता ना, ये डबल हो गया, सेकेंड टर्म भी डबल हो गया, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो पूरा का पूरा डबल हो जाता। लेकिन क्योंकि ये डबल नहीं हो रहा है, उस चक्कर में बेचारी काइनेटिक एनर्जी को डबल से भी ज्यादा हो जाना पड़ता है। ऐसा है कुछ, ठीक है। सो कीप इट इन योर माइंड दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस पेज पे और कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। कन्वर्जेंस दिए हुए हैं कि किसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये नीचे वाले पॉइंट्स देख लो एक बार। ऐसी कोई चीज है जो लगता है नहीं सर ये क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। क्या यस सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सर कौन वो सी पार्टी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा? वोल्ट का। ये वाला? सर लास्ट। ये वाला? हाँ सर। ठीक है। अमन कुमार को इसमें डाउट है कि सर ये 12,400 वाला थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। देखो सपोज आप एनर्जी ऑफ द फोटोन निकाल रहे हो, या कुछ भी कोई भी एनर्जी आप निकाल रहे हो, एनर्जी ऑफ द फोटोन सपोज इस फॉर्मूला से मिलती है hc/λ से। देखो h की जो एक्चुअली वैल्यू है वो ये है 6.63 into 10⁻34। इट्स एक्चुअली वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। मैंने डाल दिया। जो c है, c की वैल्यू इतनी होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्बडा आपने देखा होगा क्वेश्चंस में हमेशा लैम्बडा जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। सपोज ये लैम्बडा है ना वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये 10⁻10 मीटर मल्टीप्लाई किया, ये लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में ही है, इंटू 10⁻10 मैंने साइड में कर दिया, मतलब अभी मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो देखो मैंने सब कुछ SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी जो एनर्जी है ना वो जूल्स में आएगी। सब कुछ डालोगे सॉल्व करोगे तो एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में आएगी। लेकिन सपोज मुझे एनर्जी जूल्स में नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। सो जूल में है ये, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻90। उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों किया? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, ये देखो ये जिसको मैं देखो बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये देखो ये जो पूरा नंबर्स का पार्ट है ये, इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर सकते क्या? वी कैन सॉल्व इट ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सॉल्व करके नंबर आएगा 12,400 अप्रोक्स ये आएगा 12,400। इसका या नीचे लैम्बडा एंड एंगस्ट्रॉम को मैंने ऐसे रखा है, लैम्बडा एंड एंगस्ट्रॉम ओनली। तो इससे आपको क्या होगा, मैंने बताया था, आपने डिवाइड कर दिया ना 1.6 into 10⁻19 से डिवाइड कर दिया है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो देखो एक शॉर्टकट बन गया। शॉर्टकट ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, आप एंगस्ट्रॉम में ही रखो, वेवलेंथ को कन्वर्ट भी मत करो मीटर में, एंगस्ट्रॉम में ही रखो वेवलेंथ। तो ये दोनों डिवाइड करने पर एनर्जी आपकी सीधी किस में चली जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या इसको थोड़ा घुमा के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्बडा विल बी 12,400 डिवाइडेड बाय ई। तो अगर सपोज ये एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, सीधा डिवाइड करो, आपको लैम्बडा सीधा एंगस्ट्रॉम में मिलेगा।
समझा थोड़ा बहुत ये? सर लेकिन हम लोग ने वो वेवलेंथ को तो पहले ही मीटर में ले लिया ना। कन्वर्ट किया ना, तो उसके लिए क्या मल्टीप्लाई किया आपने? 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई किया ना। हाँ सर। हाँ, तो वो 10⁻⁻10 में अंदर ले लिया, तो ये जो बाकी बचा हुआ टर्म है ये तो एंगस्ट्रॉम में हुआ ना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सपोज वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ये देखो, ठीक है। हाँ, बता इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? 10⁻10 मल्टीप्लाई करो मीटर में लाने के लिए। ये देखो, अब ये मैंने ऊपर ले लिया सपोज, तो क्या मैं फॉर्मूला भी ऐसा बोल सकता हूँ 10⁻10 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, कि 10⁻10 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीटर बोलूं मैं? अब इस फॉर्मूला को क्या बोलूंगा मैं? 10⁻10 ले लिया ना मैंने ऑलरेडी, अब ये मीटर में नहीं डाल सकते, अभी आपको ये एंगस्ट्रॉम में ही रखनी है। ये रख के साइड में 10⁻10 तो ले लिया ना मैंने पहले से ही। हाँ सर समझा। देखो, हाँ, हमने आपका काम आसान कर दिया। इनफैक्ट आपको अभी वापस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एंगस्ट्रॉम से मीटर, क्योंकि ऑलरेडी कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए। तो तुमको खाली बस एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना है उसको, नहीं? क्लियर? चल, आई होप ये शॉर्टकट समझ गया। बहुत यूजफुल शॉर्टकट है ये। 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आप एंगस्ट्रॉम में ही डालो, सीधा एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाएगी। ठीक है, जूल में आएगा ही नहीं, झंझट ही नहीं जूल का। इस चैप्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है यूनिट। ठीक है, ठीक है। और किसी पॉइंट में कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? जल्दी बोलो। No, sir. ठीक है, तो ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लिखे वो क्लियर है ना? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स और डिस्कस हो सकती है। ये पॉइंट एक बार पढ़ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझा तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रीड दिस पॉइंट। अगर एक सोर्स है लाइट का जिसका पावर गिवन है P, पावर वॉट्स में गिवन होता है, वॉट में, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब सोर्स का जो पावर होता है P वो कांस्टेंट होता है यूजुअली। P और 4 कांस्टेंट अगर मान लें हम लोग, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये पॉइंट समझता है क्या? देखो, और यू नीड एक्सप्लेनेशन। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, है first रेडिएशन आपको- प्रेशर। हाँ सर वो बता दो ना 4πr²। ठीक है, ये पॉइंट ना, ठीक है, हाँ ठीक है, सर। बताता हूँ। पहले अभी एक पॉइंट और देख लेते हैं पहले, वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि इस चैप्टर में हम लोग लाइट को है ना पार्टिकल मान रहे हैं। तो लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है, मतलब फोटॉन्स किसी सरफेस पे गिरते हैं, तो ऑब्वियसली वो फोटॉन्स जो है ना वो पार्टिकल्स हैं, तो वो उस सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेंगे। सपोज एक सरफेस है, उसके ऊपर आप लगातार आप बॉल फेंकते रहोगे सरफेस के ऊपर। फोटोन भी एक बॉल के जैसे होते हैं। वो एक सरफेस, उस पर लगातार आप बॉल थ्रो कर रहे हो, किसी मशीन गन से बॉल उसके ऊपर फेंकते जा रहे हो, तो बॉल जाके उस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो वैसे ही जो लाइट है ना, जब किसी सरफेस पे गिरती है, लाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो लाइट उस सरफेस के ऊपर ना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो यहाँ पे देखो, ये स्क्रीन पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स, जब वो किसी सरफेस पे गिरते हैं। सौरभ रजक, फोटोन मासलेस है मानता हूं मैं, लेकिन फोटोन को मोमेंटम होता है। फोटोन डू हैव अ मोमेंटम। जिस चीज को मोमेंटम होता है वो चीज प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है। न्यूटन का सेकंड लॉ याद है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। जिसको मोमेंटम होता है वो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। तो फोटोन के पास मोमेंटम होता है, एटलीस्ट दे डू हैव अ मोमेंटम। उसकी फॉर्मूला भी है मोमेंटम की, डी ब्रॉगली फॉर्मूला याद होगी, P इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा।
P इक्वल टू h बाय लैम्बडा। तो मोमेंटम होता है इनके पास, मोमेंटम है तो वो फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं। इन रियलिटी अगर रियल बात करूं प्रैक्टिकली, तो वो बहुत ही कम फोर्स, बहुत ही कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इतना कम कि आप उसको मेजर भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको प्रेशर कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, बट बहुत कम होता है वो प्रेशर, हेंस नेग्लिजिबल। बट फॉर्मूला वगैरह है उसके लिए पूरा। देखो, प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स, ये है प्रेशर की फॉर्मूला। P प्रेशर है, I दिख रहा है, I लाइट की इंटेंसिटी है। ये जहां पे जो मैंने ये इंटेंसिटी की बात की थी ना, ये वाली I, ये I क्या था? इंटेंसिटी था, वो I है। और C दिख रहा है, C स्पीड ऑफ लाइट है। ये प्रेशर की फॉर्मूला है I अपॉन C। ये तब लगानी है जब जिस सरफेस पे फोटोन गिर रहे हैं ना, फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, वो सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, तो फोटॉन्स को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, फुल्ली एब्जॉर्बिंग फॉर सरफेस। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये सरफेस है ना, वो फुली रिफ्लेक्टिंग भी हो सकती है। देखो, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो फोटोन को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसके चक्कर में यहाँ पे 2 आ जाता है। 2। अब कुछ लोगों को ये बोलते हैं जैसे फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगी, P इक्वल I बाय C वगैरह। एक वर्ड याद करो, आप मोबाइल में आप एक दूसरे को फोटो भेजते हो तो उसको लिखते हो पिक बोलते हो आजकल, फोटोज को क्या बोलते हैं? पिक। पिक सेंड किया है, पिक। ये वर्ड आपके लिए बहुत फेमस है, पिक। वो ये वर्ड याद करो, ये भी पिक है ना, देखो PIC, पिक। यहाँ पे 2 पिक्चर सेंड करनी है, 2 पिक, P2IC। 2 आ जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, एब्जॉर्बिंग के लिए 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी 10 o'clock के बाद नेक्स्ट लेक्चर है क्या कोई? No, sir. नहीं। No, sir. मैं खाली 2 मिनट का एक्सटेंड कर रहा हूँ, 2 मिनट और। ये फॉर्मूला मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी ये वाली हम लोग कल आराम से करेंगे, ये लेंदी है। तो फर्स्ट वाल आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, एक बार ये फर्स्ट वाली वापस देख लो प्लीज। ठीक है, देखो अब इंटेंसिटी क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज ये एक लाइट का सोर्स है, आपको मालूम है जब सोर्स को हम लोग ऑन करते हैं तो हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है, ऐसे ही देखो, बराबर। तो हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, मतलब हर डायरेक्शन में एनर्जी भी स्प्रेड हो रही है, एनर्जी इज ऑल्सो स्प्रेडिंग। ठीक है, अब देखो सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये देखो P पॉइंट। ठीक है, इंटेंसिटी जो है ना, हम लोग P पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैलकुलेट की जाती है। तो सपोज मैंने क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, ये देखो ऐसे। इंटेंसिटी होती क्या है एक्चुअली? इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट द एनर्जी which is falling on that point, the energy which is incident on that point per unit area per unit time, energy which is incident on that point per unit area per unit time। ठीक है, मतलब ये जो छोटी सी पॉइंट है ना, इसके आसपास सपोज मैंने एक यूनिट एरिया बना लिया, इसके आसपास यूनिट एरिया बना लिया, तो उस पर एनर्जी गिरेगी। ठीक है, इसे शायद हो भाई, इसके ऊपर एनर्जी गिरेगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी है ना, 1 सेकेंड में एक एरिया के ऊपर गिरेगी, द एनर्जी विच इज फॉलिंग ऑन द 1 सेकेंड इन द 1 मीटर स्क्वायर एरिया। यहां पर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया मत लो, आप छोटी सी एरिया ले सकते हो, लेकिन उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरेगी कितनी एनर्जी, 1 सेकेंड में कितने है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी विच इज फॉलिंग पर सेकेंड पर एरिया। अब ये देखो, ये जो ना एनर्जी विच इज इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये सब इसको इंटेंसिटी कहते हैं। हाँ, अब इसकी ये फॉर्मूला जो है P बाय पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या थी? P बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आती है वो मैं समझा देता हूँ, हाउ डज इट कम्स। ठीक है, एक सेकेंड, फॉर्मूला कैसे है ध्यान से देखो। ये सोर्स, ये P पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, आर डिस्टेंस। क्या करेंगे, एक इमेजिनरी स्फीयर बना हुआ है सर, इट्स एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड s विच इज अ सोर्स ऑफ लाइट, s इज एट इट्स सेंटर। ठीक है, इस सरफेस की एरिया कितनी होगी, इस स्फीयर की एरिया कितनी होगी? 4 पाई आर स्क्वायर होगी। ठीक है,
अब देखो ये जो सोर्स है ना, सपोज ये जो सोर्स है वो ई एनर्जी को एमिट कर रहा है इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड्स। ये सोर्स जो है ना वो टोटल कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, ई एनर्जी एमिट कर रहा है इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एनर्जी कहां पे जाके गिरेगी, ये एनर्जी इस स्फीयर के ऊपर जाके गिरेगी ना, तो स्फीयर में से भी कितनी एनर्जी पास होगी, ई एनर्जी पास होगी टी सेकेंड्स में। स्फीयर में से कितनी एनर्जी पास होगी, ई, कितने टाइम में, टी टाइम में। देखो दिस ई इज अ एनर्जी फॉलिंग ऑन दिस स्फीयर, टी इज अ टाइम इन विच दैट एनर्जी फॉल्स। अब इस स्फीयर की एरिया कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है ना, उसको 4 पाई आर स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो। देखो तो ये हो गया एनर्जी फॉलिंग ऑन द स्फीयर पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। स्फीयर की, स्फीयर इसकी यूनिट एरिया के ऊपर एक सेकेंड में जितनी एनर्जी गिर रही है ना वो है ये, इट्स एनर्जी दैट इज फॉलिंग ऑन द स्फीयर पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फीयर पर यूनिट टाइम। यही इंटेंसिटी हो गया ना पी पॉइंट पर, दैट इज इंटेंसिटी। अभी ई बाई डी दिख रहा है, ई बाई डी को पावर बोलते हैं। द एनर्जी विच इज फॉलिंग पर सेकेंड कितना होगा, एनर्जी पर सेकेंड कितना गिरेगा, ई बाई टी, ई बाई डी को पावर बोला जाता है। तो ये ऐसे फॉर्मूला बनती है, समझा थोड़ा बहुत अभी। सो कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, बाकी जो प्रेशर वाली फॉर्मूला है वो कल आराम से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो कल इस चैप्टर को और